हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंडेशन ऑन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट। तो शुरू करते हैं पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या थी? इट वाज अ पॉलिसी ऑफ एजुकेशन formulated by the government of India to promote and regulate education in India। भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक पॉलिसी थी जिसका कार्य क्या था? शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। ये पॉलिसी कवर करती थी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, और हर एरिया में, रूरल हो चाहे अर्बन हो। उसके बाद जो फर्स्ट हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी वो आई थी 1968 में। हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त अनाउंस की थी। जो हमारी सेकंड आई थी 1986 में वो थी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा, जो जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी थर्ड आई अभी हाल ही में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, जो अनाउंस की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है इसने रिकमेंडेशंस दी 23 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। बट हमें क्या है, हमारे सिलेबस में हमसे पूछा है असेसमेंट और एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा। तो क्या कहते हैं कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसने देखा कि प्रोसेस और जो इवैल्यूएशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन है ये टीचिंग और लर्निंग का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो उन्होंने इस पे भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ये वही है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जैसे आरटी एक्ट था कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन 14 साल के बच्चे तक को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने देखा कि इसकी ज़रूरत है, तो उसने सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंदर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को भी एक अहम भूमिका दी गई। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम। मीन्स जो हमारा करिकुलम है, जो ट्रेडिशनल करिकुलम था उसको चेंज करना, उसको मॉडर्नाइज करना। जैसे हमारी एडवांस स्टडीज़ हो रही है उसके बेसिस पे करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना। उसके बाद था एनहांसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। मीन्स जो साक्षरता की दर थी उसमें बढ़ोतरी के लिए। फिर था रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। मीन्स किस वजह से जो शिक्षा में कोई रोक आ रही है या कोई कमी आ रही है उसको रिमूव करना। और लास्ट था एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। वैसे तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बहुत सारी नीड्स थी, पर हम रिलेट करके लिख रहे हैं असेसमेंट और एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो मैंने ये लिखे हैं 6। उसके बाद करते हैं रिकमेंडेशंस। तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसने इवैल्यूएशन को रिलायबल और वैलिड बनाने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम और असेसमेंट में फॉलोइंग रिफॉर्म्स है जो उन्होंने सजेस्ट किए। जिसमें से हमारे पास सबसे पहले था एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ चांस एंड सब्जेक्टिविटी। सेकंड था हमारे पास डी एम्फेसाइज ऑफ मेमोराइजेशन। मतलब कि रोट मेमोरी पे उन्होंने बोला कि इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बच्चे के पास नॉलेज होनी चाहिए, ना कि उसके पास उसको रटाना है कोई कंटेंट या कोई कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड था कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव वैल्यूएशन। ये इसकी मेन फीचर थी, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव वैल्यूएशन। ये इन्होंने बोला था कि जो ये कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन है, बच्चे की जो असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है वो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द जर्नी चली रहनी चाहिए, और वो कंटिन्यूस होनी चाहिए और कंप्रेसिव होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि वो सिर्फ स्कोलिस्टिक एरिया को ही कवर करे, वो स्कोलिस्टिक और स्कोलिस्टिक बोथ एरियाज को कवर करनी चाहिए। उसके बाद हमारा फोर्थ है इफेक्टिव यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन बाय टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मीन्स जो हमारी इवैल्यूएशन है उसका यूज़ टीचर के द्वारा भी अच्छे ढंग से होना चाहिए, पेरेंट्स के द्वारा भी, स्टूडेंट्स के द्वारा भी। टीचर को बच्चे का पता चलता है कि उसमें क्या कमियां हैं, या उसकी टीचिंग मेथड्स है क्या उसमें कहीं कमी है, या बच्चे को क्यों नहीं समझ आ रहा है। बच्चे को खुद का पता लगता है, उसको अपनी सेल्फ के बारे में पता चलता है कि उसको कितनी नॉलेज है, वो कितना सही कर रहा है। और पेरेंट्स को पता चलता है कि कहाँ कमी रह रही है, उनका बच्चा क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन।
इसमें वो आ गया कि हमारा एग्ज़ामिनेशन है जैसे कि वो ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम लिमिट के बारे में आ गया, और वो उसमें ज़्यादा सब्जेक्टिविटी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो वो है कि एग्ज़ामिनेशन में इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है चेंजेस इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मैथडोलॉजी। मीन्स कि टाइम के साथ है जो मेथड्स और जो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो टीचर यूज़ करता है अपनी टीचिंग में, उसमें चेंजेस आते रहने चाहिए कि जैसे जैसे समय की नीड्स बढ़ रही है तो उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टेज। इसमें है कि सेकेंडरी स्टेज के बाद है जो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में 6 मंथ का एक सेमेस्टर, उसके बाद दूसरा सेमेस्टर, मतलब एक ईयर को छोड़ के उन्होंने सेमेस्टर में कर दिया। इसका मेन फोकस था कि बर्डन कम हो बच्चे पे। और जो ये ईयरली होता था इसमें ऐसा था कि पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता था। अभी सेमेस्टर में ऐसे हैं कि हाफ हाफ करके सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स। ये कह रहे हैं कि मार्क्स की जगह पे ग्रेड्स का यूज़ होना चाहिए। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रेड्स का यूज़ क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक तो जो मार्क्स है, मार्क्स में ऐसा हो जाता है कि कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चों में स्ट्रेस रहता है कि उसके नंबर चाहे पॉइंट्स का ही फ़र्क हो। अगर ग्रेड मिलेगा तो ऐसे होगा ना, ग्रेड 90 से 95 के बीच में एक ही ग्रेड मिल रहा है, तो जिसके 90 आए और जिसके 93 आए तो दोनों में ऐसा कोई होगा नहीं कि हाँ इसके मुझसे ज़्यादा आए, मतलब ऐसी हीन भावना नहीं होगी एक दूसरे के लिए। मेन मोटिव उसका ये था। उसके बाद है ओनली एट द एंड ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th पब्लिक एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड। मीन्स क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के बाद ही जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन, वो होने चाहिए 10th के बाद, 10th के लास्ट में और 12th के लास्ट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में। तो ये क्या है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ट्राई टू ट्रांसलेट रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटीज, कमीशंस एंड पॉलिसीज डॉक्यूमेंट इनटू इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज इन द एरिया ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। क्या बोल रहे हैं ये कि जो हमारा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसका काम क्या होता है कि जो भी ये ट्रांसलेट करता है, चेंज करता है, कोई भी रिकमेंडेशंस है कमेटीज़ की है या कमीशंस की है, जैसे कोठारी कमीशंस की है या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्ट्रेटजीज देता है वो है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये पब्लिश्ड किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिया, मीन्स एनसीईआरटी ऑफ इंडिया इन 2005। जो हमारा फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था वो आया था 1975 में, सेकंड आया था हमारा 1988 में, थर्ड आया था हमारा 2000 में, और फोर्थ एनसीएफ आया था हमारा 2005 में। और हमने किसके बारे में लिखना है, हमने लिखना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन में ये डाल सकते हो कि 4 हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क थे। उसके बाद जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, ये 22 भाषाओं में लिखा गया था। और इसने क्या है 17 राज्यों की सिलेबस को क्या है इन्फ्लुएंस किया था। जो मतलब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इसके जो रिफॉर्म्स थे, उसने 17 राज्यों के सिलेबस में चेंज लाया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रपोज्ड बाय एनसीएफ फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। मीन्स जो एनसीएफ ने गाइडिंग प्रिंसिपल प्रपोज किए थे करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए, उनके बारे में सबसे पहले हमारे पास कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे की नॉलेज है वो ऐसे नहीं कि बुकिश नॉलेज उसको बाहर कनेक्ट करनी नहीं आ रही अपनी नॉलेज। मीन्स जो उसको नॉलेज है उसको उसको डेली लाइफ में यूज़ करना भी आना चाहिए, उसको उसे कनेक्ट करना आना चाहिए अपनी रियल लाइफ से। उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। ये वही आ गया कि रोट मेथड पे मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बच्चे के पास नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा फोकस आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप पे किया जा रहा है कि सब्जेक्टिव तो बच्चा रट लेता है, बट ऑब्जेक्टिव में ऐसे होता है उसके पास बेसिक नॉलेज होती है, क्वेश्चन ऐसे पुट किए जाते हैं कि जो मतलब बच्चे की जिससे नॉलेज चेक की जाए। उसके बाद है एनरिच्ड करिकुलम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक इट गोज। मीन्स करिकुलम इतना एनरिच्ड होना चाहिए कि वो टेक्स्ट से बियॉन्ड बच्चे को नॉलेज क्या है, ऐसे नहीं कि बच्चा टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रहे, वो उससे बियॉन्ड पढ़े। जैसे वो गूगल से पढ़ रहा है या यूट्यूब से पढ़ रहा है या डिक्शनरी से पढ़ रहा है या किसी भी साइट से पढ़ रहा है। उसके बाद है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का सिर्फ बुकिश नॉलेज पे, उसको क्लासरूम में वो कैसे बिहेव कर रहा है या क्लासरूम में टीचर ने कैसे पढ़ाया है उस बेसिस पे एग्जामिनेशन है जो
उस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे को क्लासरूम की एक्टिविटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें हो। उसके बाद है नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय कैरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। मीन्स जो हमारा करिकुलम है उसमें हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या पॉलिटी या इससे रिलेटेड सारी वैल्यूज़ हमारी कंट्री के हमारे क्या हमारी ड्यूटीज़ बनती है उससे रिलेटेड उस करिकुलम में होना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं हम उसकी एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय एनसीएफ 2005। तो सबसे पहला है हमारा रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ये वही है कि लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका मेन फोकस जो एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क का है, इसका मेन फोकस यही था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कि जो बच्चों की लर्निंग है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एनपी में भी बोला कि मार्क्स की जगह ग्रेड का यूज़ करना चाहिए और रोट मेमोरी की जगह बच्चे को कॉन्सेप्ट और नॉलेज पे होना चाहिए फोकस। सेकंड है शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये वही आ गया कि बच्चे को रटा नहीं होना चाहिए कि हाँ इतना पढ़ लिया या इतना हमने कर लिया, हमें इतना आ रहा है। उसको नॉलेज होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे यूज़ करनी आनी चाहिए ना, उसके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। थर्ड है हमारे पास शॉर्टर एग्जामिनेशन। ऐसे नहीं कि एग्जामिनेशन बहुत लेंथी होना चाहिए, एग्जामिनेशन की लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। उसके बाद है सिंगल नोडल एजेंसी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मींस एक ही एजेंसी को एक एग्जामिनेशन को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक ही एजेंसी कंडक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक टू वाइडन टीचर्स चॉइस एंड प्रोवाइड डाइवर्सिटी इन चिल्ड्रन नीड्स। ये है कि जो बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक्स है, वो टीचर्स के पास लार्ज नंबर में अवेलेबल, मतलब बहुत सारी ऑथर्स की या बहुत सारे पब्लिशर्स की होनी चाहिए, जिससे कि टीचर अपना जो बच्चे को पास वो टीचिंग मटेरियल या टीचिंग एड्स जो बच्चे को देनी है वो प्रॉपर यूज़ कर सके उस टेक्स्ट बुक से। कि उसको इधर से समझ नहीं आ रहा तो वो दूसरे उससे कॉन्सेप्ट से जिस तरीके से बच्चों को सही लगे वो उस बुक में से उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटरी मैनर। मीन्स ऐसे होने चाहिए कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसकी डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ कोई एक सिंगल सेंटर पे फोकस ना किए, उसमें टीचर की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, वेरियस इंस्टीट्यूशंस के एनजीओज़ की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एंड टीचर ऑर्गेनाइजेशंस की भी होनी चाहिए। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये टीचर पे आ जाता है कि अगर टीचर अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे बच्चों को ज़्यादा समझ आ रहा है उस बेसिस पे है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट। मीन्स एग्जामिनेशन में जो टाइम लिमिट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कि मतलब ऐसे नहीं कि रिजिड होना चाहिए कि हाँ ये एग्ज़ाम अगर पहले इतने टाइम में होता तो अभी इतने में होना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप है। अभी ये ऐसा होना चाहिए कि टाइम चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, ऐसे टाइप है या शॉर्ट टाइप है। उसके बाद गाइडिंग एंड काउंसलिंग बी मेड पार्ट ऑफ ए स्कूल। मीन्स जो गाइडिंग और काउंसलिंग है ये टीचर को देनी चाहिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को टीचर को ही गाइड करना चाहिए, उसे काउंसलिंग देनी चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है। ट्राई टू ऑप्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि आपके पास अगर क्वेश्चन पुट किया है तो आप बुक पर से या आपके जो नोटबुक है उस पर से देख कर आंसर लिखना है। तो ये बोलता है कि ऐसा ऑप्शन भी लेना चाहिए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। मीन्स ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक से ही क्वेश्चन पूछने हैं। आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दिया, आपने बच्चे को नॉलेज दे दी, तो क्वेश्चन आपने ऐसे पूछने हैं जो बियॉन्ड द बुक हो बट नॉलेज बुक से कॉन्सेप्ट बुक से हो। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू बी आस्क। ये वही अच्छा हो गया ओपन एंडेड। उसके बाद असेसमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। मीन्स असेसमेंट कंटिन्यूस होनी चाहिए, जैसे फॉर्मेटिव है और समेटिव है। तो इसमें ऐसे होता है कि यूनिट टेस्ट के बाद बच्चे की असेसमेंट होनी चाहिए, उसका मंथली टेस्ट हुआ, उसका मिड टर्म हुआ, उसका सेमेस्टर हुआ, उसका फाइनल एग्जाम। तो ये है कि असेसमेंट। और ऐसे जैसे कि लोअर लेवल पे असेसमेंट है, सेकेंडरी लेवल पे असेसमेंट है, प्राइमरी लेवल पे असेसमेंट है। मीन्स जैसे छोटे बच्चों की हम ओरली ले लेते हैं, उसके बाद ओरल रिटन या वन वर्ड्स, उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा जो सेकेंडरी लेवल है उसमें प्रोजेक्ट वर्क और ये सब। अगर हम बात करें कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, तो वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ एनपी 1986 एंड एनसीएफ 2005 इन लर्निंग असेसमेंट। अभी हमने लिखना है रिलेटेड टू हमारी लर्निंग असेसमेंट्स, मीन हमारे एग्जामिनेशन और हमारे असेसमेंट से रिलेटेड। तो इसमें हमने लिखना है, सबसे पहले हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद हमने उसकी क्या बोलते हैं नीड्स बता दी कि क्यों ज़रूरत है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की क्यों ज़रूरत पड़ी थी।
उसके बाद हमने उसकी रिकमेंडेशंस दे देनी, उसका फ्लो चार्ट बना देना है। मैंने ऐसे सिंपल की पॉइंट्स में लिखा है, आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट के बाद उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके इलेबोरेट करके लिख देना है। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसकी हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए, उसके बाद उसकी हमने रिकमेंडेशन बताए। रिकमेंडेशन इसकी भी हम फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं और उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर देना है। लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।